ओके वीडियो लोग, नमस्ते। स्वागत है आपका सीए इंटर अदर लॉ में। और हम लोग कर रहे थे, जैसा कि हमारी रिवीजन की इतनी बड़ी पूरी प्लेलिस्ट बनी है, सीरीज चल रही है, उसी रिवीजन को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो भाइयों बहनों दोस्तों, स्वागत है आपका सीए आदर्श जोशी की इन क्लासेस में। और बहुत अमेजिंग लगता है, आप लोगों को बहुत अच्छी लग रही है वीडियोस को देख के, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग कमेंट्स करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। प्लीज इसको और शेयर करो। अच्छे काम शेयर करने से ना अच्छा लगता है, तुमको भी अच्छा लगेगा, मेरे को भी अच्छा लगेगा। कमेंट करो, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू विजिट माई वेबसाइट विच इज www.adarshjoshi.com। तो चलो स्टार्ट करते हैं एजेंसी का रिवीजन। सो ये यूनिट 3 की हम बात कर रहे हैं, एजेंसी। ये सर चैप्टर नंबर 1 जो है, जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इसका पार्ट यूनिट 3 है एजेंसी। इसमें सर बेसिकली मैं आपको बताता हूं, एजेंसी को सर डिफाइन ही नहीं किया गया है। एजेंसी को डिफाइन नहीं किया गया। किसको डिफाइन किया है? एजेंट क्या होता है डिफाइन किया। एजेंट बोल तो क्या? अ पर्सन employed to do an act for another is agent। उसके साथ आपको एक और चीज देखनी है, पर्सन employed to do an act for another or to represent another in a dealing with a थर्ड पार्टी। जो पर्सन रिप्रेजेंट किया जा रहा है वो है प्रिंसिपल, जो पर्सन रिप्रेजेंट कर रहा है वो है एजेंट। सर हु कैन व्हाट हाउ विल यू चेक दैट दिस इज एन एजेंसी? सो दो थंब रूल है। कौन से दो थंब रूल है? पहला, एजेंट हैज अ कैपेसिटी टू बाइंड प्रिंसिपल और मेक हिम आंसरेबल टू द थर्ड पार्टी। दूसरा थंब रूल है सर, दूसरा थंब रूल है, एजेंट कैन एस्टैब्लिश अ प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन प्रिंसिपल एंड थर्ड पार्टी। सर व्हाट डू यू मीन बाय प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? मैं बीइंग एन एजेंट आई कैन make principal bind to third party and third party bound to principal, और मैं हट जाऊंगा इस ट्रांजैक्शन से। इसको बोलते हैं प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बनाना, कि मैं कर रहा हूं ट्रांजैक्शन बट लायबल कोई और ही दो लोग हो रहे हैं। ठीक है। फिर आता है सर अपॉइंटमेंट। सर हु कैन बिकम प्रिंसिपल? एवरी पर्सन हु इज मेजर एंड ऑफ साउंड माइंड कैन बिकम प्रिंसिपल। सर हु कैन बिकम एजेंट? एनीवन कैन बिकम एन एजेंट। anyone, even a minor can become an agent। but sir लेकिन नीचे इधर, लेकिन but because यहां पर लिखा है कि agent cannot become a मतलब minor cannot become an agent, ऐसा नहीं है बेटा। minor can become an agent, लेकिन अगर प्रिंसिपल चाहता है कि वो माइनर के ऊपर भी केस कर सके, तो उस केस में उसको एक चीज मेक श्योर करनी पड़ेगी कि माइनर अनसाउंड माइंड का या एजेंट जो है वो माइनर या अनसाउंड माइंड का ना हो। वापस मैं बोल रहा हूं, शब्दों की झोल फूल ना हो जाए, इसलिए कोई भी एजेंट बन सकता है। एनी पर्सन, यहां क्लियरली लिखा है एनी पर्सन कैन बिकम एन एजेंट। नहीं विश्वास हो रहा है? ये देख लो, यहां आप लिखा है एनी पर्सन कैन बिकम एन एजेंट। बट अगर प्रिंसिपल चाहता है कि एजेंट को बाइंडिंग करे, रिस्पॉन्सिबल करे, तो उसको एक चीज देखनी है, नो पर्सन हु इज नॉट ऑफ द एज ऑफ मेजोरिटी, यानी वो पर्सन ऐसा जो माइनर ना हो या ऑफ साउंड माइंड, कैन बिकम एन एजेंट सो एज टू बी रिस्पॉन्सिबल टू हिज प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू प्रोविजन इन दिस। यानी अगर आप चाहते हो कि मेरे एजेंट ने कुछ गलत किया तो मैं उस पर केस कर दूं, तो भाई अपना एजेंट मेजर और साउंड माइंड का रखो। अदरवाइज आप अगर चाहते हो कि आपके एजेंट के ऊपर मैं केस नहीं करने वाला हूं, तो माइनर को लगा दो एजेंट बना के, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। इसके बाद हमने देखा था कोई कंसल्टेशन की जरूरत नहीं होती दोस्त, कोई कंसल्टेशन की जरूरत नहीं होती एजेंसी में। ठीक है। ओके, बहुत ज्यादा स्मार्ट बच्चे मिले मेरे को इस बार। क्रिएशन ऑफ एजेंसी, बहुत तरीके से एजेंसी बन सकती है, बहुत तरीके से, एक दो नहीं है, बहुत है। कौन सी? आप एक्सप्रेसली अपॉइंट कर सकते हो, आप इम्प्लाइड अपॉइंट कर सकते हो, बाय नेसेसिटी या इमरजेंसी सिचुएशन में आप एजेंट बन सकते हो, बाय एस्टोपल और होल्डिंग आउट आप बन सकते हो, और लास्ट रेटिफिकेशन। सबसे पहले एक्सप्रेस, यानी आप बोल के दिखा दो, भाई आज से तू मेरा एजेंट है, भाई एजेंट है। लिख के बता दो, भाई आज से तू मेरा एजेंट है, भाई एजेंट है। सिंपल, एकदम सिंपल। आपने एक्सप्रेस या रिटर्न स्पोकन बोल दिया। सो देन व्हाट यू मीन बाय इम्प्लाइड? मेरा बिजनेस है, मेरे बिजनेस को मिस्टर एबीसी जो है, मिस्टर एबीसी मैनेज कर रहा है। मिस्टर ए पकड़ लो, मिस्टर ए मैनेज कर रहा है, और वो मिस्टर बी से हमेशा एक प्रोडक्ट खरीदता है और मेरे अकाउंट से पेमेंट करता है, मेरे लिए प्रोडक्ट खरीदता है, पेमेंट करता है। ये इंप्लाइड एजेंसी है। जो आगे वाला मिस्टर बी है वो अज्यूम कर रहा है कि ये जो ए है ये इज एक्टिंग एज एन एजेंट फॉर आदर्श, और अगर ये पेमेंट नहीं करता तो मैं आदर्श से ले लूंगा पेमेंट। ठीक है, तो इंप्लाइड एजेंसी। फिर सर एजेंसी, इसमें श्याम और राजा का केस देखा था। हमने देखा था कि मिस्टर राजा की बहुत बड़ी एक फार्म लैंड थी जो उसने किसके पास दे रखी थी? श्याम के पास दे रखी थी मैनेजमेंट के लिए, बट उसमें बहुत बड़ी आग लग गई। अब जो श्याम है वो बन गया एजेंट इन नेसेसिटी। अब वो हर एक स्टेप ले सकता है जो प्रिंसिपल खुद ले सकता है। अब श्याम को वो सारे राइट्स पावर्स मिल गए जो ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी को मिलता है। यानी कि सर इसका मतलब ये है कि गुड्स बेचना, उसको कम रेट में बेचना, इंश्योरेंस क्लेम करना, जो भी स्टेप्स लेना है वो लेगा। कुछ चीजों का इसमें ख्याल रखना पड़ता है। नेसेसिटी में आपको मैं बता दूं, कुछ चीजों का आपको ख्याल रखना पड़ता है। क्या चीजों का ख्याल रखना है?
सर नेसेसिटी जेन्युइन होनी चाहिए। देखो आपने नीचे हम लोग एक बार जाते हैं, चलो ठीक है, जब वो आएगा तो मैं आपको डिटेल में पढ़ लेंगे, अपन नेसेसिटी के ऊपर बारे में पढ़ लेंगे। एक बार पहले जनरल डिस्कशन कर लेते हैं। ओके, इसके बाद था सर एस्टोपाल और होल्डिंग आउट। सर एस्टोपाल होल्डिंग आउट बहुत अमेजिंग है, ध्यान से सुनो, समझ जाएगा। अगर आप बीइंग अ प्रिंसिपल, इफ यू इंड्यूस any third party and if you convince any third party that Mr. X is your agent, and based on this statement, based on this belief that third party is entering into any kind of transaction with Mr. X thinking that he is your agent, you are stopped from denying that sentence in future। मतलब एक बार आपने किसी को कन्विंस कर दिया ना कि भाई ये मेरा एजेंट है, और उस बात से कन्विंस होकर वो बंदे ने एजेंट से ट्रांजैक्शन किए, अब बाद में ये नहीं बोल सकते कि अरे मैं तो मजाक कर रहा था, वो मेरा एजेंट नहीं है। यू विल बी स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग योर ओरिजिनल स्टेटमेंट। इसको बोलते हैं एजेंसी बाय एस्टोपाल या होल्डिंग आउट। फिर है एजेंसी बाय रेटिफिकेशन। सर रेटिफिकेशन बोले तो क्या कि भाई वैसे तो मेरा एजेंट नहीं था, कोई रैंडम पर्सन था, उसने कोई काम कर दिया, लेकिन वो मेरे हित में हो गया, तो मैंने बोला चल ठीक है ये आज मेरा एजेंट था। मतलब मैं किसी और का अनऑथराइज एक्ट को मैं ऑथराइज में कन्वर्ट कर रहा हूं, रेटिफाई कर रहा हूं, ऐसे भी वो एजेंट बन सकता है। तो इतनी सारी चीज से आप एजेंट बन सकते हो। ओके, अगर आप रेटिफिकेशन के बारे में बात करो तो कुछ चीजों का आपको रेटिफिकेशन में ख्याल रखना है। क्या सर? रेटिफिकेशन एक्सप्रेस इम्प्लाइड होना चाहिए, मन में नहीं सोच सकते आप, आइदर लिख के दो नहीं तो बोलो, या तो फिर अपने एक्शन से बताओ कि आपने उसको एजेंट माना है। दूसरा, आपको पूरी डिटेल्स का नॉलेज होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपका ही नॉलेज डिफेक्टिव और आप उसको रेटिफाई करो, तो वो रेटिफिकेशन काम का नहीं है। पूरी मटेरियल इंफॉर्मेशन को पहले जमा करो, स्टडी करो, उसके बाद उसके एक्ट को रेटिफाई करो। आप अगर किसी की अनऑथराइज एक्ट विच इज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन को आप ऑथराइज करना चाह रहे हो, तो सोचो, रुको। आइदर आप कंप्लीट एक्ट रेटिफाई कर सकते हो, या तो आप कंप्लीट एक्ट डिनाई कर सकते हो। You cannot ratify only that part of his act which are in your benefit and deny the other parts which are not in your benefits. Either you have to accept that person's deeds as a whole or reject it as a whole. समझ गए? तो either पूरा का पूरा रेटिफाई करो या तो डिनाई करो, आधा आधा रेटिफिकेशन नहीं चलता। फिर रेटिफिकेशन ऑफ अनऑथराइज एक्ट इंज्योरिंग थर्ड पर्सन, यानी फॉर एग्जांपल कोई बंदा जो ऑथराइज नहीं था, उसने आपके जगह पर जाकर कोई काम किया, तो आपको लगता है कि चल मैं इसको रेटिफाई कर सकता हूं, लेकिन एक बात का ध्यान रखो, वो काम करने की वजह से अगर किसी थर्ड पर्सन को लॉस हुआ है, तो मेरे भाई ये अनऑथराइज एक्ट से थर्ड पर्सन को लॉस हुआ है। ऐसी अनऑथराइज एक्ट को आप ऑथराइज में कन्वर्ट नहीं कर सकते, बिकॉज थर्ड पार्टी को लॉस हुआ है। ठीक है, तो ऐसी एक्ट आप रेटिफाई नहीं कर सकते। फिर है रेटिफिकेशन व्हेन देयर इज रीजनेबल टाइम। रेटिफिकेशन हमेशा रीजनेबल टाइम के अंदर होना चाहिए, उसको कम्युनिकेशन होना चाहिए थर्ड पार्टी को, और लीगल एक्ट्स का ही रेटिफिकेशन होना चाहिए, किसी इलीगल काम को आप रेटिफाई नहीं कर सकते। सर एजेंट की अथॉरिटी कितनी होती है? एजेंट की अथॉरिटी उतनी होती है जितनी आप बोलते हो। मजाक कर रहा था। देखो तीन चीजें इसमें आपको ध्यान रखना है, तीन चीजें डिफाइन करेगी कि एक एजेंट की अथॉरिटी कितनी होती है। पहला, किस काम के लिए आप उसको लाए हो, आप किस काम के लिए एजेंट अपॉइंट किया हो, वो काम जो है वो उसकी अथॉरिटी डिसाइड करे। अच्छा, उस काम के इंसिडेंटल भी तो कुछ काम हो सकते हैं, इर्द गिर्द के भी छोटे मोटे काम हो सकते हैं जो उसकी अथॉरिटी के अंदर बाय डिफॉल्ट घुस जाएंगे। अच्छा, नॉर्मल कस्टम्स और ट्रेड में वो पर्टिकुलर काम करने के लिए क्या क्या अथॉरिटी यूजुअली लगती है, वो भी उसके अंदर आ जाएगी। कौन से क्या काम करना था, उसका इंसिडेंटल और नेचुरल, नॉर्मल ट्रेड और कस्टम में क्या अलाउ है, ये तीन चीजें आपके अथॉरिटी में ऐड होती है। सर आप कोई भी टाइप के एजेंट हो, कोई भी टाइप की आपकी अथॉरिटी हो, कुछ चीजें, कुछ तीन पावर्स आपके पास हमेशा है। एवरी एजेंट हैज दिस थ्री पावर्स बाय डिफॉल्ट। कौन सी? पहला, टेक लीगल हेल्प टू डू वॉट एवर यू आर अपॉइंटेड फॉर। मैं जो काम करने के लिए मुझे एजेंट बनाया गया है, वो काम करने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं, मैं लीगल भी हेल्प ले सकता हूं। करेक्ट, लॉजिकल। जो काम करने के लिए मुझे अपॉइंट किया गया है, नॉर्मल कस्टम्स और ट्रेड बोलते हैं कि वो काम करने के लिए मुझे कुछ और भी काम करने की अथॉरिटी मिलती है। ये जो बाजू के इंसिडेंटल या कस्टम ट्रेड वाले काम है ना, ये भी करने के लिए मैं लीगल हेल्प ले सकता हूं। ठीक है। और तीसरा, अगर मैं एक्स्ट्रॉर्डिनरी या इमरजेंसी सिचुएशन में फंसा हूं, तो मुझे हर वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर मिल जाती है जो खुद ओनर के पास है या जो खुद प्रिंसिपल के पास होती है। ये तीन पावर्स हर एजेंट के पास हमेशा होती है। फिर एजेंट की अथॉरिटी आप दो पर्टिकुलर सिचुएशंस में देख सकते हो, एक नॉर्मल सिचुएशन और एक
एक्स्ट्रॉर्डिनरी सिचुएशन। सर नॉर्मल सिचुएशन में नॉर्मल एजेंट, नॉर्मल की उसकी एजेंसी, जो भी जिस तरह से वो एजेंट बना है उस तरह से नॉर्मल उसकी पावर रहेगी, वो काम करेगा, दो थंब रूल अप्लाई होंगे, प्रिंसिपल विल बी बाइंडिंग टू थर्ड पार्टी विल बी बाइंडिंग टू प्रिंसिपल, सब नॉर्मल चलेगा। मजा आती है जब आती है नेसेसिटी। अब मैंने बोला था ना थोड़ा डिस्कस करेंगे नेसेसिटी पे, अभी डिस्कस करते हैं। सर नेसेसिटी के केस में ना कुछ चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। नेसेसिटी में पहले तो होता क्या है कि आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर मिल जाती है, यानी आपको ओनर को जितनी पावर है ना उतनी पावर आपको मिल जाती है। तो ये नेसेसिटी जो है ना, इसमें थोड़ी कंडीशंस आपको फॉलो करनी। सबसे पहला, आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं रहना चाहिए, इतनी आग लगी रहनी चाहिए, मतलब आग इतनी बड़ी प्रॉब्लम, इतनी अर्जेंट प्रॉब्लम है कि आपके पास यू डोंट हैव टाइम टू कम्युनिकेट इट विद टू द प्रिंसिपल और वेट फॉर प्रिंसिपल टू कम एंड सॉल्व। इतनी ज्यादा इमरजेंसी है कि मैं प्रिंसिपल को फोन तक नहीं कर सकता कि भाई ये प्रॉब्लम हो रही है, मैं क्या करूं। नहीं, मेरे को अभी के अभी कुछ तो करके इसको लॉसेस कम करने हैं। तो ऐसी इमरजेंसी कि आपको प्रिंसिपल को कांटेक्ट करने का टाइम ही नहीं है। दूसरा, आपकी जो इमरजेंसी है और जो आपको नेसेसिटी है, ये एकदम एक्चुअल और एकदम डेफिनेट है। मतलब ऐसा नहीं है कि इमरजेंसी शुड नॉट बी कि ऐसा हो सकता है और ये इमरजेंसी ऐसा हो गया तो क्या, नहीं होगा ना, तब उसके बाद वो नेसेसिटी बनता है। तो एक्चुअल और डेफिनेट नेसेसिटी होनी चाहिए और आपके पास अपने प्रिंसिपल को कांटेक्ट करने का टाइम नहीं रहना चाहिए। तीसरा, आप जो स्टेप्स ले रहे हो ना उस इमरजेंसी में, वो सारे बोनाफाइड होने चाहिए फॉर द बेनिफिट ऑफ प्रिंसिपल। जो भी आप स्टेप्स ले रहे हो, प्रिंसिपल का लॉस कम करना या प्रिंसिपल के बेनिफिट के लिए आप ले रहे हो। उसके बाद जो मेथड आप अडॉप्ट कर रहे हो, वो मेथड प्रूडेंट इंसान, अगर ऑर्डिनरी, अगर मेरा खुद का वो लॉस हो रहा होता तो मैं क्या करता, ऐसा एक प्रूडेंट इंसान जो सोचे, उस तरह के आप स्टेप्स लो। खुद का फायदा मत देखो उसमें, एकदम प्रूडेंट इंसान जो एक प्रैक्टिकेबल कोर्स है उस पर्टिकुलर चीज वो आप करो। वो जो गुड्स है या जो प्रॉपर्टी है जो भी है, वो आपके पोजेशन में होनी चाहिए और नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मुझे सर्विसिंग के लिए किसी ने गाड़ी लाकर दी, आई एम नॉट इज एजेंट, मैं तो सर्विसिंग कर रहा था, लेकिन सडनली मेरे पूरे सर्विस सेंटर में आग लगने लग गई। अब मैं फोन करूंगा कि वो प्रिंसिपल को, ओनर को, कि भाई देखो मैं वो होंडा सर्विस सेंटर से बात कर रहा हूं, आपकी गाड़ी आपने कल सर्विसिंग के लिए दी थी, अभी यहाँ पे आग लगी है, बताओ क्या करूं। अरे मेरे भाई, गाड़ी में घुस और निकाल बाहर, किसी तू भले ही ठोक ठोक के गाड़ी बाहर निकाल, लेकिन गाड़ी वहां से बाहर निकाल, क्या होगा, डेंट आएंगे ना, गाड़ी जल के खाक तो नहीं होगी। तो इस केस में ये है जेन्युइन नेसेसिटी, ये एब्सोल्यूट डिफाइंड जेन्युइन नेसेसिटी। आपके पास वो गाड़ी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में आई थी और वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में आप उस पर काम कर रहे थे, लेकिन ये जैसी आग लगी आप वो प्रिंसिपल के एजेंट बन गए। आप एजेंट नहीं थे, बन गए। क्यों? बाय नेसेसिटी। हमने ऊपर देखा यू कैन बिकम एन एजेंट बाय नेसेसिटी, यहां जरूरत है आपको एक्ट करने की, इसलिए आप एजेंट बन गए। तो ये 5 चीजों का सर आपको ध्यान रखना है। क्या? टाइम नहीं है कॉल करने का प्रिंसिपल को, डेफिनेट और एक्चुअल इमरजेंसी है, मैं जो स्टेप ले रहा हूं बोनाफाइड और प्रैक्टिकल है, मेरे को रीजनेबल पर्सन जो काम करता है मैं वो कर रहा हूं, और मेरे को ये गुड्स नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में मिले। ये सारे 5 कंडीशन आप फुलफिल करके उसके बाद ही नेसेसिटी को अप्लाई कर सकते हो, उसके बाद ही आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर मिलती है। सर फिर एक बहुत अमेजिंग कंसेप्ट इस चैप्टर ने हमको पढ़ाई थी सब एजेंट्स के बारे में। मैंने आपको वेडिंग प्लानर्स का एग्जांपल दिया था। सर वेडिंग प्लानर्स क्या होते हैं? मैं उनके पास जाके बोलता हूं कि भाई साहब हमारे घर में किसी की शादी है, आप उसको मैनेज करो। अब बस मेरा टेंशन खत्म, वो मेरे को बोल देगा ठीक है 25 लाख दे दो, मैं मैनेज कर लेता हूं। मैं उसको 25 लाख दूंगा। अब मेरे वेन्यू का, फूड का, स्टेज का, डेकोरेशन का, क्लोथिंग का, एसेसरीज का, शॉपिंग का, हर एक चीज का सारा टेंशन उसका है। अब हो सकता है कि ही माइट नॉट बी एन एक्सपर्ट इन ऑल दिस, सो वो क्या कर रहा है, वो सब एजेंट्स अपॉइंट कर रहा है। उसने फूड के लिए एक कैटरर्स को अपॉइंट किया, उसने स्टेज के लिए एक डेकोरेशन को अपॉइंट किया, उसने फॉर एग्जांपल क्या फ्लावर्स के लिए कुछ और वेंडर को अपॉइंट किया, उसने एसेसरीज के लिए कोई और अलग वेंडर, मेकअप के लिए आर्ट कोई अलग, फोटोग्राफर कोई अलग, उसने ऐसे अलग 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 सब एजेंट्स लाए और वो सब एजेंट्स अब सर्विस प्रोवाइड करेंगे। ये है प्योर केस ऑफ सब एजेंट्स। तो सब एजेंट मतलब क्या है? तो बेसिकली एकदम बेसिक लॉ क्या बोलता है? अ डेलीगेटी कैन नॉट फर्दर डेलीगेट, he who has been delegated certain task should not it further delegate to someone else। सिंपल है यार, मैं तुमको बोलूं कि मेरी फोटो खींच के दो, मुझे तुम्हारे फोटो क्लिकिंग के पे ट्रस्ट है इसलिए, तो तुम्हारे आर्ट पे ट्रस्ट है इसलिए मैं तुमको दे रहा हूं। मैं तुमको बोलूं मेरा स्केच ड्रॉ करो, और तुमने अपने 10 साल के बच्चे को बोला कि आई अपॉइंट यू एज एन एजेंट, प्लीज ये सर का स्केच ड्रॉ कर दो। अरे भाई मजाक चल रहा है क्या यहाँ पे?
एनीथिंग दैट हैज टू बी डन पर्सनली हैज टू बी डन बाय योरसेल्फ, ये तो फिक्स है। मतलब मैं अगर ऑडिटर हूं, मेरे को अगर आपने ऑडिट के लिए करने के लिए अपॉइंट किया, मैं अपने 10 साल के बच्चे को बोलूंगा कि आई अपॉइंट यू एज एन एजेंट, जो ऑडिट करके, अरे नहीं कर सकते। सो ही हु हैज बीन डेलीगेटेड कैन नॉट फर्दर डेलीगेट। लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस में सब एजेंट अपॉइंट होते हैं, ठीक है। कौन से एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस? 3 सबसे। पहला, जो एग्रीमेंट हुआ है ना प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में, उसी में प्रोवाइडेड है कि सब एजेंट आप अपॉइंट कर लो। जैसे मैं और वेडिंग प्लानर, मेरा और वेडिंग प्लानर के एग्रीमेंट में हमारे इसमें डिसाइडेड है कि वेडिंग प्लानर जो है वो अलग अलग सब एजेंट्स अपॉइंट करने वाला है, एक फूड के लिए, एक फोटोग्राफी के लिए, एक मेकअप के लिए, एक स्टेज के लिए, ऑफ कोर्स डेकोरेशन के लिए, आई नो। दूसरा, नॉर्मल कस्टम्स और ट्रेड बोलते हैं कि ये पर्टिकुलर काम के लिए अगर आप एजेंट अपॉइंट करते हो तो इस एजेंट को अलग अलग तरह के सब एजेंट्स अपॉइंट करने हैं, वापस वेडिंग प्लानर करने ही पड़ते हैं उसको। तीसरा, इमरजेंसी सिचुएशन है और खुद एजेंट काम नहीं कर पा रहा है, उस केस में उसने अपने एक सब एजेंट को अपॉइंट किया। ये 3 एक्सेप्शनल केसेस में आप सब एजेंट को अपॉइंट कर सकते हो। सब एजेंट मतलब क्या सर, आपने वो तो पता ही नहीं। सब एजेंट इज अ पर्सन एम्प्लॉयड बाय एन एजेंट, एंड एजेंट अपॉइंटेड बाय एजेंट इज नोन एज सब एजेंट। वाह वाह वाह, क्या बोले सर आपने। सर अभी एक और चीज, सब एजेंट जो है वो 2 तरह से अपॉइंट हो सकते हैं, प्रॉपरली और इम्प्रॉपरली। अगर सब एजेंट प्रॉपरली अपॉइंटेड है, अगर सब एजेंट प्रॉपरली अपॉइंटेड है, तो प्रिंसिपल विल बी लायबल टू थर्ड पार्टी। प्रिंसिपल विल बी लायबल टू थर्ड पार्टी फॉर द एक्ट्स डन बाय सब एजेंट्स। क्लियर है, ठीक है ना। और तो और, अगर सब एजेंट ने कोई गलती की तो एजेंट विल बी लायबल टू प्रिंसिपल फॉर द एक्ट्स ऑफ सब एजेंट। मजा देखो, क्यों? क्योंकि सब एजेंट को अपॉइंट उसने किया। अगर मेरे खाने में नमक कम है, ज्यादा है, तो मैं वो फूड वाले सब एजेंट को शायद मैं कुछ बोलूं या नहीं बोलूं, मैं अपने एजेंट को तो गला पकड़ के मारूंगा ना कि भाई मैंने तेरे को कॉन्ट्रैक्ट दिया, तेरा एजेंट सब एजेंट अच्छे से काम नहीं कर रहा, वो तेरा लुकआउट है, तूने उसको अपॉइंट किया है, मैंने नहीं। क्लियर? तो सब एजेंट की कोई भी गलती के लिए एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रिंसिपल। ओके। कुछ केसेस में, एक पर्टिकुलर केस है जहां पे सब एजेंट ने अगर फ्रॉड या विलफुल रॉन्ग किया है तो डायरेक्टली सब एजेंट विल बी रिस्पॉन्सिबल टू प्रिंसिपल, नॉट द एजेंट, ओनली इन केस ऑफ विलफुल रॉन्ग और फ्रॉड। अदरवाइज सब एजेंट की कोई भी एक्ट के लिए एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल। चलो दूसरे पार्ट जाता है। व्हाट इफ सब एजेंट आर अपॉइंटेड इलीगली या not improperly? In that case, principal is not liable to third party for any act done by sub agent, improperly appointed sub agent, and our agent who has appointed a sub agent becomes new principal for the other contract। हमारा जो ओरिजिनल प्रिंसिपल है पूरा कॉन्ट्रैक्ट से साइड हो जाता है, और ये जो एजेंट है जिसने इम्प्रॉपरली सब एजेंट को अपॉइंट किया है, ये एजेंट बन जाता है नया प्रिंसिपल, सब एजेंट बन जाता है नया एजेंट, और थर्ड पार्टी अब हमारे जो ओरिजिनल एजेंट और जिसको हमने न्यू प्रिंसिपल बोला है उसको केस, उसके ऊपर केस करेगी, और ये तीनों वो केस देखेंगे। हमारा ओरिजिनल प्रिंसिपल जो है वो साइड में हट जाएगा इस चीज को, ठीक है। ये है केस हमारा। फिर a principal is not represented by or responsible for the acts of sub agent is not responsible to the principal at all, he is answerable only to agent। simple logic, ठीक है। सब एजेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू प्रिंसिपल एट ऑल एंड ही इज आंसरेबल टू द एजेंट। हाँ, अगर एक बात बताओ, व्हाट इफ सब एजेंट इम्प्रॉपरली अपॉइंटेड, बट अगर वो प्रिंसिपल के नाम पे काम कर रहा है और अच्छा काम कर रहा है, तो प्रिंसिपल कैन रेटिफाई हिज एक्ट। प्रिंसिपल उसके एक्ट को रेटिफाई करके वैलिड कर सकता है, लेकिन अगर सब एजेंट के नाम से काम कर रहा है तो प्रिंसिपल उसको रेटिफाई भी नहीं कर सकता। तो डायरेक्टली सब एजेंट और प्रिंसिपल को कभी लायबल नहीं रहेंगे, और प्रिंसिपल भी सब एजेंट्स के लिए कभी लायबल नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि इम्प्रॉपरली अपॉइंटेड है। समझेगा मेरे भाई लोग? अब एक नया कंसेप्ट तुम्हारे सामने एक और लेके आ रहा हूं, वो है सब्स्टिट्यूटेड एजेंट। सर ये भी जो एजेंट है ना, ये भी एक एजेंट ही अपॉइंट करता है, लेकिन विद द नॉलेज एंड कंसेंट ऑफ द प्रिंसिपल। Sir, substituted agents are just like agents, but instead of being appointed by the principal, they are being appointed by an agent। तो मैं एक बंदे को अपॉइंट कर रहा हूं और वो मेरे लिए अलग अलग बंदे ला रहा है, मुझे ऑप्शंस दे रहा है और बोल रहा है आपको ये सर्विस इन लोगों में से किसी से भी ले सकते हो, ये सर्विस आप इन लोगों में से किसी को भी ले सकते हो, आप उनको बता दो, हम उनको अपॉइंट कर देंगे। दिस इज द केस ऑफ सब्स्टिट्यूट एजेंट। ओके, तो इस केस में क्या होता है? तो सब्स्टिट्यूट एजेंट के बीच में प्रिंसिपल एंड सब्स्टिट्यूट एजेंट जैसे लायबल रहेंगे जैसे प्रिंसिपल और एजेंट लायबल है।
मतलब सब्स्टिट्यूट एजेंट की किसी भी गलती के लिए एजेंट विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल। सब्स्टिट्यूट एजेंट के हर एक एक्ट के लिए प्रिंसिपल विल बी लायबल टू डायरेक्टली टू द थर्ड पार्टी। सब्स्टिट्यूट एजेंट की कोई भी गलती के लिए सब्स्टिट्यूट एजेंट हिमसेल्फ विल बी लायबल टू प्रिंसिपल। इज दैट क्लियर? ओके, इसलिए तो बहुत सिंपल था। डिफरेंस देख लेते हैं सब एजेंट और प्रिंसिपल एजेंट। सब एजेंट आर अंडर द कंट्रोल ऑफ एजेंट, सब्स्टिट्यूट एजेंट आर अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रिंसिपल। एजेंट जो सब एजेंट है नॉट ओनली अपॉइंट सब एजेंट बट ऑल्सो डेलीगेट्स हिज वर्क, यानी एजेंट अपना काम डेलीगेट कर रहा है सब एजेंट को। लेकिन सब्स्टिट्यूट एजेंट ऐसा नहीं है। सब्स्टिट्यूट एजेंट में एजेंट अपना काम खुद कर रहा है, प्लस दूसरे किसी काम के लिए उसने एक सब्स्टिट्यूट एजेंट अपॉइंट किया हुआ है, जिसमें उसका एक्सपर्टीज नहीं होगा, वो बोलता किसी और का एक्सपर्ट। हमने एग्जांपल लिया था, हमने एग्जांपल किसका लिया था? हमने लिया था कि भाई अगर मैं एएसजे मेसर्स एएसजे चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपॉइंट करता हूं टू मैनेज माय बिजनेस और उसके अफेयर्स, तो वो बोलेगा कि सर आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस मैनेज करने के लिए आपने मुझे अपॉइंट किया है। लेकिन इंपोर्ट एक्सपोर्ट इज अ वेरी वाइड टर्म, उसमें बहुत सारी चीजें आती है। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैं आपका अकाउंटिंग, इंटरनल ऑडिट, ऑडिटिंग, बहुत सारा पार्ट में देख सकता हूं। लेकिन सर आपको फॉरेन एक्सचेंज कन्वर्जन करना पड़ेगा, आपको कस्टम्स और इसके फॉर्म्स भरने पड़ेंगे, इसका तो मैं एक्सपर्ट नहीं हूं। तो आप काम करो, एक कस्टम एजेंट मैं आपको 2-4 नाम देता हूं, उसमें से एक अपॉइंट कर लो, एक मर्चेंट बैंकर अपॉइंट कर लो, मैं आपको 2-4 नाम देता हूं। तो ये होता है सब्स्टिट्यूट एजेंट। अब अपना काम वो खुद नहीं डेलीगेट कर रहा है, वो किसी अपने दूसरे पार्ट का काम दूसरे एजेंट्स को दे रहा है। तो मर्चेंट बैंकिंग के लिए मर्चेंट बैंकर रिस्पॉन्सिबल है, और दूसरे क्या कस्टम एजेंट के कस्टम के लिए कस्टम एजेंट रिस्पॉन्सिबल है, अकाउंटिंग इंटरनल ऑडिट के लिए हमारा एजेंट रिस्पॉन्सिबल है। तो एजेंट इज नॉट डेलीगेटिंग हिज ओन वर्क इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट एजेंट। फिर है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सब एजेंट क्रिएट्स नो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन प्रिंसिपल एंड सब एजेंट, लेकिन यहां पे प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है सब्स्टिट्यूट एजेंट और प्रिंसिपल के बीच में। सब एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू एजेंट, लेकिन सब्स्टिट्यूट एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रिंसिपल। एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रिंसिपल बट सब्स्टिट्यूट एजेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल, सॉरी, एजेंट इज हियर, एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट्स डन ऑफ सब एजेंट, हियर एजेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट्स डन बाय सब्स्टिट्यूट एजेंट। फिर द सब एजेंट हैज नो राइट ऑफ एक्शन अगेंस्ट प्रिंसिपल फॉर रेम्यूनरेशन, लेकिन सब्स्टिट्यूट एजेंट हैज अ राइट अगेंस्ट द प्रिंसिपल फॉर रेम्यूनरेशन। सब एजेंट्स में भी improperly अपॉइंटेड, पर सब्स्टिट्यूट एजेंट में कोई कंसेप्ट ही नहीं improperly अपॉइंटमेंट, बिकॉज नॉलेज और कंसेंट के बाद ही आप उसको अपॉइंट करते हो, तो फिर ऑफ कोर्स देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ improperly अपॉइंटेड। द एजेंट रिमेन्स लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ सब एजेंट, और यहां पे बोला है एजेंट्स ड्यूटी एंड्स वंस द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूट एजेंट हैज बीन डिलीवर्ड। इतनी चीजें हमने देख ली। फिर देखते हैं ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ एजेंट। कुछ ड्यूटीज है एजेंट की, उसको कंप्लीट करना है। सबसे पहले ड्यूटी है, सबसे बेसिक ड्यूटी, एग्जीक्यूट द मैंडेट। जो काम करने के लिए आपको अपॉइंट किया जा रहा है वो काम करो मेरे भाई, ये सबसे बड़ा आपका ड्यूटी है। दूसरा, कंडक्ट बिजनेस एज पर द डायरेक्शंस ऑफ प्रिंसिपल, जो डायरेक्शन प्रिंसिपल ने दिया उस हिसाब से आपको काम करना है। तीसरा, वो काम करने के लिए जो रीजनेबल स्किल और नॉलेज आपको लगाना है वो लगाओ, नेग्लेक्टफुली काम मत करो। और आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्यूटी टू कम्युनिकेट टू द प्रिंसिपल। जो भी चीज आपके दिमाग में आ रही है, प्रॉब्लम है, कोई नोटिस हुई, कुछ कोई भी हुआ है, आप प्रिंसिपल से कम्युनिकेट करो। डोंट अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, अपने खुद का काम मत करो, अपने खुद का काम मत देखो। सीक्रेट प्रॉफिट, डू नॉट मेक सीक्रेट प्रॉफिट, एंड इफ देयर यू रिसीव एनी सम यू हैव टू रेमिट दैट सम टू द प्रिंसिपल। हाँ, उसमें से कुछ चीजें आप काट सकते हो, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। फिर उसके बाद है ड्यूटी टू मेंटेन अकाउंट्स। आपको सिर्फ अकाउंट्स नहीं, उसके साथ साथ उसके वाउचर्स भी मेंटेन करने हैं। देयर इज अ ड्यूटी नॉट टू डेलीगेट, आप अपना काम किसी और को डेलीगेट नहीं कर सकते। नॉट टू मिसयूज द कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, ये सारी ड्यूटीज है, हम एक एक करके देख लिए। एग्जीक्यूट करना, फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, टेक रीजनेबल केयर्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस, और इसके बाद हमने देखा था कम्युनिकेट विद द प्रिंसिपल व्हाट एवर हैपेंस, अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, खुद के पर्सनल इंटरेस्ट, पर्सनल गोल्स को साइड में रख के आपने अपने प्रिंसिपल के लिए काम करना चाहिए। फिर प्रिंसिपल्स राइट टू बेनिफिट गेन बाय एजेंट डीलिंग इन हिज अकाउंट, यानी अगर सच में अगर एजेंट ने प्रिंसिपल का मिसयूज करके, नाम मिसयूज करके खुद ने प्रॉफिट कमाया। हमने देखा था ए, बी और सी 3 लोग थे, ठीक है। ए और सी का रिलेशन अच्छा था, इसलिए सी क्या करता था, ए को बी द्वारा, बी वॉज एजेंट, ए को बी द्वारा सस्ते में गुड्स देता था, ₹210 में देता था, जबकि बाहर वही चीज 250 में बिक रही है। तो बी ने इसका फायदा उठाया और ए ने बी को बोला था 100 यूनिट्स खरीदने, बी ने सी से 200 यूनिट्स खरीदे, 100 यूनिट्स ए के लिए और 100 यूनिट्स खुद के लिए, और एट द सेम रेट। यू हैव मिसयूज योर पावर, आपने कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट किया। अब आप ये जो भी ये 40 रुपए कमाए होंगे ना, 250 और 210 के बीच के, ये 100 यूनिट्स पे, यानी 4000 रुपए, ये ए का पावर है आपसे ये 4000 रुपए रिकवर करने का। इज दैट क्लियर?
तो आप सीक्रेट प्रॉफिट भी नहीं कमा सकते, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करना है, यू कैन नॉट फर्दर डेलीगेट। और आपको जो भी पैसा मिलता है आप उसमें से कुछ अमाउंट डिडक्ट कर सकते हो। सर कौन सी अमाउंट? विच आपका अगर राइट टू रिटेन, यू हैव अ राइट टू रिटेन सर्टेन अमाउंट एज रेम्यूनरेशन, आप वो रेम्यूनरेशन पार्ट उसमें से डिडक्ट कर सकते हो, बाकी आपको वापस देना पड़ता है। तो चलो ड्यूटी के बाद चलते हैं राइट। देयर आर सर्टेन राइट्स ऑफ एन एजेंट एज वेल। कौन से राइट्स है? सबसे पहला राइट है राइट टू रिटेन आउट ऑफ सम रिसीव्ड ऑन प्रिंसिपल अकाउंट। जो भी पैसा उसको प्रिंसिपल के बिहाफ में उसको मिला है, उसका ड्यूटी क्या है? वो पैसा उठा के प्रिंसिपल को देने का। लेकिन ये पैसा देने के पहले कुछ चीजें वो काट सकता है उस पैसे में से। क्या क्या काट सकता है? अगर उसने कोई एडवांस किया है, या उसने कोई प्रॉपरली एक्सपेंस किया है फॉर कंडक्ट ऑफ बिजनेस, या उसको कोई रेम्यूनरेशन ड्यू है, ये तीन चीजें, एडवांस, एक्सपेंस और रेम्यूनरेशन, ये तीन चीजें वैलिडली वो रिटेन कर सकता है और उसके बाद बचा हुआ अमाउंट प्रिंसिपल को सेंड करेगा। यू हैव राइट टू रेम्यूनरेशन। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट, अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है जीरो रेम्यूनरेशन तो जीरो रेम्यूनरेशन, लेकिन अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि एक रेम्यूनरेशन फिक्स है तो वो कॉन्ट्रैक्ट, वो रेम्यूनरेशन आपको मिलना ही चाहिए, उसके अगेंस्ट में आप केस भी कर सकते हो। देन एन एजेंट हैज अ राइट ऑफ पर्टिकुलर लीन। अगर आपने किसी पर्टिकुलर गुड्स के लिए काम किया है और वो गुड्स आपके पोजीशन में है, तो यू हैव अ राइट टू रिटेन दोस गुड्स टिल द टाइम यू रिसीव द whatever the amount is due for that particular, इसको बोलते हैं पर्टिकुलर लीन। सिर्फ पर्टिकुलर लीन का राइट है आपके पास, ठीक है। और सबसे पहले ये देयर आर सर्टेन कंडीशंस एज वेल। कौन सा कंडीशन है? एजेंट शुड बी लॉफुली एंटाइटल्ड टू रिसीव अ सम फॉर दैट, द प्रॉपर्टी ऑन विच लीन इज एक्साइड शुड बिलोंग टू प्रिंसिपल, एंड लास्ट ओनली पर्टिकुलर लीन कैन बी डन। सर व्हाट डू मीन बाय पर्टिकुलर लीन? मैंने आपको लास्ट चैप्टर की रिवीजन में भी बताया, लास्ट चैप्टर में पढ़ाया, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लीन, जनरल और पर्टिकुलर। जनरल लीन बोलता है कि कोई भी आप प्रॉपर्टी उसकी जब्त करके रख सकते हो जो भी आपके पास है, जरूरी नहीं कि उसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में, वही लोन के अगेंस्ट में वही रिस्पेक्टिव आप सिक्योरिटी रख सकते हो, कोई और लोन की भी सिक्योरिटी आप रख सकते हो। ये बैंकर्स, फैक्टर्स, अटॉर्नीज, हमने बोला था ना, ये इन लोगों को मिलता है। पर्टिकुलर लीन बोलता है जिस प्रोडक्ट पे आपने काम किया है सिर्फ वही प्रोडक्ट आप अपने पास लीन करके रख सकते हो जब तक आपको पैसा नहीं मिलता। फिर राइट टू इंडेमनीफाई। अभी यहां पे बहुत अमेजिंग है, यू हैव अ राइट टू बी इंडेमनीफाई फॉर एनी लॉफुल एक्ट। अगर आपने कोई भी लॉफुल एक्ट किया और उसकी वजह से आपको कोई लॉस होता है तो यू हैव अ राइट टू गेट इंडेमनीफाइड बाय द प्रिंसिपल। देन राइट ऑफ इंडेमनिफिकेशन अगेंस्ट एक्ट डन इन गुड फेथ। अगर आपने गुड फेथ में भी कोई काम किया है और आपको लॉस हुआ है तो वो भी आप रिकवर कर सकते हो। नॉन लायबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयर टू ऑफ एजेंट टू डू एनी क्रिमिनल एक्ट। अगर आपने एक एजेंट रखा है टू डू एनी क्रिमिनल एक्ट, तो वो क्रिमिनल एक्ट करने के लिए वो एजेंट अपने प्रिंसिपल से पैसा नहीं मांग सकता। फिर है राइट ऑफ कंपेंसेशन फॉर इंजरी कॉस्ट ऑन प्रिंसिपल्स निग्लेक्ट। अगर प्रिंसिपल के निग्लेक्ट की वजह से एजेंट को लॉस हो रहा है तो वो भी एजेंट रिकवर कर सकता है प्रिंसिपल से। देन देयर इज एजेंट्स लायबिलिटी टू थर्ड पार्टी। सर वैसे तो देखो, सबसे पहले एजेंट जो भी करता है ना, एजेंट खुद के लिए नहीं करता, प्रिंसिपल के लिए करता है। लेकिन कुछ कंडीशंस में हम लोग देख लेते हैं कौन किसको कब लायबल होता है। सबसे पहला है कि प्रिंसिपल इज लायबल टू थर्ड पार्टी फॉर एनी एक्ट डन बाय एजेंट। सीधा है, एजेंट करता है किसके लिए? प्रिंसिपल के लिए। तो हु इज लायबल? प्रिंसिपल इज लायबल टू थर्ड पार्टी इज लायबल टू प्रिंसिपल। एजेंट का इसमें कोई संबंध नहीं है। प्रिंसिपल इज नॉट बाउंड व्हेन एजेंट एक्सीड्स अथॉरिटी। अगर एजेंट ने अपने अथॉरिटी के एक्सीड के ऊपर जाके कोई काम किया है तो प्रिंसिपल वो ऊपर वाले काम के लिए लायबल नहीं है। लेकिन उसमें एक बात देखना है कि क्या ऊपर वाला काम सेपरेबल है या नॉन सेपरेबल है। अगर वो एक्सीड जो है वो सेपरेबल है तो सिर्फ वो जो सेपरेट पार्ट है ना, जो एक्सीड किया उसने अथॉरिटी, उसके लिए प्रिंसिपल लायबल नहीं है, लेकिन बचे हुए काम के लिए प्रिंसिपल लायबल है। एग्जांपल लिया था हमने शिप्स और कैरेज का, 4 लाख का इंश्योरेंस निकालने बोला था, लेकिन आपको शिप का बोला था, आपने शिप और कैरेज दोनों का निकाला। अगर ये सेपरेबल है तो प्रिंसिपल इज लायबल ओनली फॉर द पार्ट विच इज ऑथोराइज्ड for the agent and not liable for the part which is not authorized. What will happen if it is not separable? If it is not separable, either accept it as a whole or reject it as a whole. Simple. Okay. फिर है जो भी बात एजेंट से थर्ड पार्टी को पता चलती है, या जो भी बात थर्ड पार्टी या किसी भी और से एजेंट को पता चलती है, हम अज्यूम करेंगे कि जो एजेंट बोल रहा है वो समझ लो प्रिंसिपल बोल रहा है, जो हमने एजेंट को बोला है समझ लो हमने प्रिंसिपल को बोला है। सो वॉट एवर इज नोन टू एजेंट इज नोन टू प्रिंसिपल, वॉट एवर इज सेड बाय एजेंट इज सेड बाय प्रिंसिपल, ऐसा हम अज्यूम कर सकते हैं। इसमें हमने 2 क्वेश्चंस भी देखे थे। फिर एजेंट कैन नॉट पर्सनली एनफोर्स नॉर बी सूड, यानी एजेंट बीच का पार्टी है भाई, ना प्रिंसिपल एजेंट को बोल सकता है कि जा थर्ड पार्टी से किसी भी तरह से ये काम करवा के ला, ना एजेंट थर्ड पार्टी को बोल सकता है कि जा कि तू भाई अभी के अभी ये काम कर, ना थर्ड पार्टी एजेंट को बोल सकता है कि तू अपने प्रिंसिपल से अभी के अभी पैसे लाके मेरे को दे, नहीं बोल सकता। क्यों? बिकॉज एजेंट इंडिपेंडेंट इंसान है, वो साइड उठ जाता है जैसे ही प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उनके बीच में, जैसे ही एजेंट ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी एक में को लायबल हो जाते, आप एजेंट को बाउंड नहीं कर सकते। हाँ, there are 3 exceptions where agent is personally liable. कौन से 3 एक्सेप्शन है? बहुत अमेजिंग है।
there is a foreign principal, or there is undisclosed principal, or there is a incompetent principal. आपका प्रिंसिपल फॉरेन में है तो सबने आपसे आपके बेस पे, तो फिर इस केस में थर्ड पार्टी कैन सू प्रिंसिपल एजेंट एंड एजेंट कैन सू थर्ड पार्टी. अगर आपका प्रिंसिपल अनडिस्क्लोज्ड है, यानी किसी को पता ही नहीं आपका प्रिंसिपल कौन है, तो थर्ड पार्टी कैन सू एजेंट एंड एजेंट कैन सू थर्ड पार्टी. अगर आपका प्रिंसिपल इनकम्पिटेंट है, मतलब माइनर निकला, तो थर्ड पार्टी कैन सू एजेंट एंड एजेंट कैन सू थर्ड पार्टी. सिंपल. Then rights of parties to contract made by an agent not disclosed. अभी अगर आपने बताया कि आप एजेंट आपने डिस्क्लोज ही नहीं किया, ओके, टू अ कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय एन एजेंट नॉट डिस्क्लोज्ड, आपने एजेंट से कॉन्ट्रैक्ट किया लेकिन उनको उसको पता ही नहीं, मतलब थर्ड पार्टी को पता ही नहीं कि वो एजेंट से काम करवा रहा है, उस केस में प्रिंसिपल कैन एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन थर्ड पार्टी को वो सारे राइट मिलेंगे प्रिंसिपल के अगेंस्ट जो उसको पहले एजेंट के अगेंस्ट में थे. फिर परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद एजेंट सपोज टू बी प्रिंसिपल, यानी यहां पर बहुत अमेजिंग चीज हुआ है. यहां पे बोला है कि वन पर्सन मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विद अनदर नाइदर नोइंग नॉर हैविंग रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट अदर पर्सन इज एन एजेंट. इस केस में राइट्स विल ट्रांसफर. फिर राइट ऑफ पर्सन डीलिंग विद एजेंट पर्सनली लायबल. अगर आप कभी भी किसी भी एजेंट से डील कर रहे हो जो पर्सनली लायबल है, तो आपको एक बात याद रखना है, आपको एक अमेजिंग राइट है. आइदर आप ऐसे एजेंट पे केस कर सकते हो जो पर्सनली लायबल है, या आप उस प्रिंसिपल पे केस कर सकते हो, या आप दोनों पे भी केस कर सकते हो. इट इज योर राइट. फिर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इंड्यूसिंग एजेंट और प्रिंसिपल टू एक्ट ऑन बिलीव दैट प्रिंसिपल और एजेंट विल हेल्ड रिस्पॉन्सिबल. आप थर्ड पार्टी हो, आपने प्रिंसिपल को बोला कि तू करना काम, मैं एजेंट को ही एजेंट के ऊपर केस करूंगा, आपके ऊपर नहीं. या आपने एजेंट को बोला अरे तू काम करना, मैं प्रिंसिपल पे केस करूंगा, तेरे ऊपर नहीं. आपने एक बार जिसको एग्जम्प्ट कर दिया, अब उसके ऊपर अब आप केस नहीं कर सकते. liability of pretend agent. If I am pretending to be an agent but I am not an agent, तो मैं personally liable रहूंगा. What if मैं अगर आपको falsely बोल रहा हूं कि मैं एजेंट हूं, बट मैं खुद के गुड्स बेच रहा हूं किसी और के नाम पे, क्योंकि मेरा ब्रांड नेम उतना नहीं है, किसी और का ब्रांड नेम बड़ा हो सकता है, तो मैं अपने गुड्स, मैंने अपने मैन्युफैक्चर गुड्स किसी और के ब्रांड नेम लगा के चिपका के आपको बेच रहा हूं, और बाद में आपको पता चल जाता है कि यार ये खुद की गुड्स चिपका रहा है, प्रिंसिपल इसका कोई प्रिंसिपल नहीं है, खुद के गुड्स है, फेक बना है, ये फेक एजेंट बन गया है. तो अब वो जो फेक एजेंट है, ही कैन नॉट रिक्वायर परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. अब वो जो थर्ड पार्टी है वो डिसाइड करेगा उसको कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना है नहीं करना है, कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करना है नहीं करना है. हो सकता है उसको गुड्स मिल गए, पेमेंट बाकी हो, पेमेंट ना करे. You cannot do anything. Fake agent cannot do anything. फिर liability of principal inducing belief that agents authorities unauthorized act was authorized. यहाँ प्रिंसिपल ने बहुत बड़ाई करी और अपने एक थर्ड पार्टी को इंड्यूस किया, यानी थर्ड पार्टी को उसने उसको स्टेटमेंट दिया है कि मेरा एजेंट ना कुछ भी कर सकता है, एक मतलब उसको अनलिमिटेड पावर है, और अगर कल को वो एजेंट सच में कुछ ऐसा करने आया जो उसकी अथॉरिटी के बियॉन्ड है, तो थर्ड पार्टी को क्या लगेगा, अरे नहीं वो तो प्रिंसिपल खुद बोल रहा था ना कि उसके एजेंट तो कुछ भी कर सकता है, उसको सारी पावर मैंने दे के रखी है. अब नाउ प्रिंसिपल इज स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग हिज स्टेटमेंट. अब वो थर्ड पार्टी और प्रिंसिपल एक में को लायबल हो जाएंगे. अगर फ्रॉड करता है कोई एजेंट तो या मिसरिप्रेजेंटेशन करता है, तो उस केस में वो पर्सनली तो लायबल होता ही है, वो जो प्रिंसिपल जो है और ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स है ये सारे वॉइडेबल बन जाते हैं एट द ऑप्शन ऑफ थर्ड पार्टी. फिर रिवोकेशन ऑफ अथॉरिटी. कब ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी रिवोक किया जा सकता है, मतलब कैसे टर्मिनेट होता है, बेसिकली हम देख रहे हैं. टर्मिनेट होने के लिए सर बहुत सिंपल है, आप उसको रिवोक कर सकते हो. आप या तो आप रिवोक नहीं कर रहे, एजेंट रिनाउंस कर रहा है कि मैं आज से आपका एजेंट नहीं हूं, या तो सर जो बिजनेस के लिए आपने एजेंसी लगाया था वो बिजनेस खत्म हो गया, या जो प्रिंसिपल या एजेंट दोनों में से एक की डेथ हो गई या दोनों मर गए. फिर प्रिंसिपल और एजेंट दोनों में से कोई एक अनसाउंड माइंड का हो गया, दोनों अनसाउंड माइंड के हो गए, या प्रिंसिपल इंसॉल्वेंट हो गया, या टाइम एक्सपायर हो गया, भले फिर काम हो ना हो, टाइम एक्सपायर हो गया. ठीक है, ये सारे केसेस है. रिवोकेशन मतलब इट हैज टू बी एक्सप्रेस्ड और इंप्लाइड, मतलब आपको लिख के देना पड़ेगा, लेकिन आपको रिवोकेशन के पहले तक, जब तक रिवोकेशन कब होगा, जब आपने उसको लेटर लिख के या फोन करके कैसे भी आपने बता दिया आज से तू मेरा एजेंट नहीं है, आपने ये उसको बताया, उसने ये सुना, उसके पहले जितने भी ट्रांजैक्शन उसने किए उसके लिए आप लायबल हो. जिस बार आपने उसको द मोमेंट यू हैव क्लियरली बोल दिया उसको कि भाई अभी इस मोमेंट से तू मेरा एजेंट नहीं है, इसके बाद के ट्रांजैक्शंस के लिए यू आर नॉट लायबल. फिर व्हाट अबाउट रिवोकेशन. हाँ, लेकिन एक बात बताओ, अगर फिक्स्ड पीरियड कॉन्ट्रैक्ट हो तो, एजेंसी हो तो, कि भाई आज से 1 साल के लिए मैं अपना रिलेशन रहेगा प्रिंसिपल और एजेंट का, और 2 महीने के अंदर ही आप वो ब्रेक करना चाहते हो, तो आप अगर ब्रेक कर रहे हो, आप अगर रिवोक कर रहे हो और उस वजह से अगर इसको कोई लॉस होता है, किसको, एजेंट को, तो आपको उसकी भरपाई करना है. सर ऐसा भी हो सकता है कि 1 साल का हमारा एजेंसी किया है, लेकिन वो जो आगे वाला एजेंट है वो रिनाउंस कर रहा है, वो बोल रहा है आज से मैं आपका एजेंट नहीं, इस वजह से अगर प्रिंसिपल को कोई लॉस होता है तो एजेंट की ड्यूटी है कि वो लॉस भरपाई करके दे. ठीक है. फिर इसके बाद देखा था कंपेंसेशन के बाद नोटिस ऑफ रिनाउंसिएशन. आपको रिटर्न या नोटिस किसी प्रकार से देनी पड़ेगी, और नोटिस मिलने के बाद
कोई भी एक्ट करता है तो वो अपने इस पे कर रहा है, नोटिस मिलने तक के एक्ट के लिए प्रिंसिपल लायबल है। ओके, तो रिवोकेशन कैसा होगा, आइदर एक्सप्रेस या इम्प्लाइड। फिर रिनाउंसिएशन बाय एजेंट, एजेंट खुद बोल रहा है आज से मैं आपका काम नहीं करूंगा, इसके लिए भी सारे ऊपर के केस लगेंगे। आप अगर फिक्स पीरियड था तो आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा, आपको रिनाउंसिएशन उसको बताना पड़ेगा, रिनाउंसिएशन के पहले तक के लिए आप लायबल है, उसके बाद के लिए आप लायबल नहीं हो। फिर कंप्लीशन ऑफ बिजनेस, जो बिजनेस के लिए आप लगाए गए थे वो कंप्लीट हो गया तो बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ एजेंसी कंप्लीट हो जाती है। डेथ इंसैनिटी, अगर प्रिंसिपल या एजेंट दोनों में से कोई एक मर गया तो ऑन द स्पॉट एजेंसी एंड हो जाती है। अगर प्रिंसिपल इंसॉल्वेंट हो गया तो एजेंसी एंड हो जाती है। ऑन एक्सपायरी ऑफ टर्म, मैंने आपको बोला कि 1 साल के अंदर ये मेरी प्रॉपर्टी बेच दे, तो प्रॉपर्टी पहले बिकी तो एजेंसी खत्म, प्रॉपर्टी नहीं बिकी 1 साल खत्म हो गया तो भी एजेंसी खत्म, तो एक्सपायरी ऑफ टाइम में भी एजेंसी खत्म होती है। सर व्हाट डू यू मीन बाय इररिवोकेबल एजेंसी? सर ऐसी एजेंसी जिसमें एजेंट का कुछ इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। से फॉर एग्जांपल मिस्टर ए ने कुछ पैसे लेने थे मिस्टर बी से, ठीक है, मिस्टर बी के पास पैसे नहीं है लेकिन लैंड है, तो मिस्टर बी ने क्या बोला, सुनो ना आप बन जाओ मेरे एजेंट और ये लैंड बेच दो, तो मिस्टर ए ने ये लैंड बेच दी सी को, तो अब बाद में बी इस एजेंसी को रिवोक नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि इसमें ए का खुद का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है ना। ए वाज सपोज टू सेल दिस लैंड एंड रिकवर हिज मनी विच वाज ड्यू टू बी एंड देन पे द रिमेनिंग टू बी, तो इस केस में अब बी कैन नॉट रिवोक दिस एजेंसी। तो देयर आर केसेस जहां पे इररिवोकेबल एजेंसी भी हो सकती है। या कोई एडवांस दिया है, सपोज ए ने कोई एडवांस दिया है बी को और बी ने बोला मैं एडवांस आपका चुका नहीं सकता, मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, गुड्स है, लैंड है, ये आप बेच के अपना एडवांस चुका लो, तो एक बार ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया कि अब आप इसको रिवोक नहीं कर सकते। सर कब से ये टर्मिनेशन इफेक्टिव हो जाता है? जिस दिन आपको ये पता चल गया उस दिन से, यानी द मोमेंट यू बिकम नोन अबाउट द फैक्ट कि ये टर्मिनेशन हो गया है, तब से ये वैलिड है। कब से? अब देखो यहाँ पे दो चीजें हैं, ए ने अपॉइंट किया था बी को एज एन एजेंट टू रिप्रेजेंट बिफोर सी, ए ने बी को बाद में टर्मिनेट कर दिया, जिस दिन बी को पता चला बी टर्मिनेट हो गया। व्हाट इफ सी को ये पता ही नहीं है और अभी भी बी इज एक्टिंग एज योर एजेंट, सी विल नॉट बी हेल्ड लायबल, ए विल बी आंसरेबल टू सी। व्हाई? बिकॉज आपने टर्मिनेशन का बी को तो बताया, सी को भी बताना चाहिए था ना कि बी मेरा एजेंट नहीं है, मैंने उसको निकाला है। तो जब जिस दिन अदर पार्टी या एजेंट को सुनाया जाएगा, ये बात समझ में आ जाएगी, लेटर मिल जाएगा, कुछ भी दिख जाएगा सामने कि ही इज नॉट एन एजेंट, उस दिन के बाद से ही विल नॉट बी टर्म्ड एज एन एजेंट। उसके पहले तक के सारे ट्रांजैक्शंस के लिए आप लायबल रहेंगे। इसके बाद एक बार आपने एजेंट को टर्मिनेट कर दिया मतलब सारे सब एजेंट भी उसके साथ टर्मिनेट हो जाते हैं। इतना सिंपल सा ये चैप्टर था, ये यूनिट 3 था। और इसी वीडियो के साथ हमने चैप्टर नंबर 1 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल पार्ट है आपके सीए इंटर अदर लॉ का, हमने रिवाइज कर लिया है। ऑफ कोर्स बहुत ऊपर से रिवाइज किया हमने, हर एक इसके अंदर जाए तो हम बहुत सारे एग्जांपल्स भी देख सकते हैं, बट दैट कैन बी डन नाउ। यू आफ्टर वाचिंग दिस आपको एक ओवरव्यू आ गया, नाउ आप यू कैन डू दैट इन लाइक नेक्स्ट 10-15 मिनट्स, तो ये चैप्टर यूनिट पूरा कंप्लीट हो सकता है। तो एकदम शॉर्टेस्ट वे में अगर आपको रिवाइज करना है तो ये परफेक्ट आपके लिए वीडियो है। तो थैंक्स अ लॉट, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट। देखो क्या होता है ना, वीडियो देख लेना ठीक है, मतलब आपको काम आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आई एम वेरी हैप्पी, बट थोड़ा अगर कमेंट कर दिया, थोड़ा शेयर कर दिया तो ना मेरे को भी एक हैप्पीनेस आ जाता है, मतलब मेरे को भी मजा आ जाता है। तो थोड़ा सा मेरे बारे में भी सोचो और डू visit adarshjoshi.com, maybe you can find some good things out there that which might help you. Okay, so thanks a lot, god bless you all, see you in our next video.